नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में छा गए हैं। अब बात चल रही है, पिछले दिनों लगातार आप बजट सत्र की बात कर रहे हैं, हम लोग बजट सत्र पर आप तक तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी एक बार सुर्खियों में कैसे छा गए हैं, यह जानना समझना यहां जरूरी है। दरअसल आज राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना था। आप जानते हैं कि बीजेपी के नेता विजय मिश्रा, जी हां, विजय मिश्रा ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर 2 जुलाई को, इसी महीने की 2 जुलाई जो तारीख थी 2 जुलाई को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने को कहा था और उसी 26 जुलाई के हिसाब से आज राहुल गांधी पहुंचे थे सुल्तानपुर और वहां अपना बयान दर्ज कराया है एमएलए एमपी कोर्ट में। राहुल गांधी ने यहां कहा है बयान दर्ज कराते हुए कि उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से काम किया जा रहा है और उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, उनकी छवि खराब की जा रही है। अब इस मामले में अगली तारीख कोर्ट ने 12 अगस्त को तय की है, यानी जब संसद सत्र के आखिरी दिन होगा तो राहुल गांधी को फिर से हो सकता है कि सुल्तानपुर जाना पड़ सकता है। दरअसल राहुल गांधी पर इस बार क्या फैसला अदालत लेती है, यह तो बाद की बात है, लेकिन आज सुल्तानपुर पहुंचने पर जिस तरह से राहुल गांधी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, उससे न केवल विजय मिश्रा बल्कि बीजेपी की पूरी लीडरशिप सोच में पड़ गई होगी कि आखिर किस तरह राहुल गांधी को रोका जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने आज केवल अदालत में अपनी हाजिरी ही नहीं लगाई बल्कि वो जनता के बीच भी पहुंच गए और एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। पुराना अंदाज, जी हां, पुराना अंदाज वही, यानी जिन राहुल गांधी को हम पिछले दिनों किसानों के बीच, कूलियों के बीच, मैकेनिकों के बीच, बढ़इयों या राजमिस्त्रियों के बीच देखते आए हैं, आज उन्हीं राहुल गांधी को एक मोची की दुकान पर जूते चप्पल की सिलाई करने की कैसे की जाती है, जूते की सिलाई, ये करते हुए हमने देखा, जनता ने देखा और खासकर बीजेपी के उन लोगों ने भी देखा जिन्होंने राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट तक आने के लिए मजबूर कर दिया। जी हां, सुल्तानपुर के रास्ते में राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की, लोको पायलट से मुलाकात की, इसके साथ ही एक मोची की दुकान पर भी पहुंच गए और लोकतंत्र में ऐसे अद्भुत नजारे राहुल दिखाते रहते हैं। देश में आज फिर से यही सब कुछ देखा गया और देश ने यह देखा कि कैसे एक राजनेता, एक जूता चप्पल सिलने वाले, एक मोची की दुकान पर पहुंचता है एक राजनेता और न सिर्फ देखता है, निहारता है, कुछ बातें करता है, ऐसा नहीं, बल्कि वो सिलाई कैसे होती है इस हुनर को सीखने की कोशिश करता है। आइए जरा देखिए, इस तस्वीर को देखिए, फुल स्क्रीन लेकर आइए और इस नजारे को देखिए, आप इससे समझ में आ जाएगा आपको कि राहुल गांधी इस दुकान पे जब पहुंचे हैं, जूते चप्पल की सिलाई होती है, हम कई बार जाते हैं, जूता खोलते हैं, खड़े रहते हैं, नीचे जो बैठा हुआ है इंसान वो आपके जूते को उठाता है, उस पर पॉलिश मारता है, कहीं कट गया, कहीं टूट गया, कुछ और हो गया तो वो सिलता भी है, जोड़ता भी है और उसको चिपकाता भी है, सब कुछ करता है। लेकिन राहुल गांधी यहां इत्मीनान से बैठे, उनके हाथ में अलग अलग जूते चप्पल और लेकर राहुल गांधी ने यहां इस हुनर को जानने की कोशिश की, सीखने देखने की कोशिश की। यह राहुल गांधी का अपना अंदाज है। तो जूते चप्पल बनाने वाला कारीगर चैतराम ने कहा है, इसके बाद राहुल गांधी जब मिलकर यहां से निकले तो मीडिया ने इनसे बात की और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे, यानी राहुल गांधी से कहा है कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं और उनसे कुछ मदद मांगी है। मैंने उन्हें यह भी दिखाया कि मैं जूते कैसे सीता हूं। आइए जरा सुन लीजिए चैतराम की बात, सुनिए जरा। राम चेत, कितने समय से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल। अभी राहुल गांधी जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने बात करी? हाँ जी, हमारे धंधे के विषय में सारी बात की। हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कुछ मदद कीजिए। अच्छा, तो क्या वो अभी एक आपका कुछ सामान भी देख रहे थे, क्या उन्होंने जूता वूता भी बनवाया क्या? ट्रेनिंग लिया, थोड़ा धागा लगवाया। हाँ। अच्छा, हाँ, क्या करवाया?
सिलाई कर रखी है थोड़ा से, अच्छा अच्छा किस तरह से बनाते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राहुल गांधी जी ने खुद जूते को सिल के देखा। हाँ जी। क्या अपने लिए भी कुछ बनवाया? नहीं नहीं, अपने लिए नहीं। अपने कौन सा जूता सिला था? जरा दिखाइए चप्पल सिले, दिखाइए दिखाइए। ये चप्पल इसको भी लगाए हैं क्या? दिखाइए। इसको चिपकाए हैं, अच्छा इसको चिपकाए हैं, इसको सिलाई इसको सिलाई की है। अपने हाथ से सिली हुई है। नाम आपका चेतराम है? रामचेत। रामचैत नाम आपका चैतराम है? उन्होंने कहा नहीं, रामचैत। चलिए रामचैत हम भी सुधार लेते हैं। तो रामचैत ने राहुल गांधी को यह हुनर सिखा दी कि कैसे टाका लगाया जाता है, यानी कैसे चप्पल को सिला जाता है, जूते को कैसे सिलते हैं या पॉलिश करते हैं। यह सब कुछ यहां पर रामचैत बता रहे थे। तो राहुल गांधी की इस मुलाकात को बीजेपी राजनीतिक स्टंट करार दे रही है, क्योंकि उसे यह देखकर बड़ी उलझन होती है कि कैसे बिना किसी तामझाम के राहुल गांधी आम लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, और खासकर ऐसे लोगों के बीच जिन्हें अपने काम या जाति के कारण समाज में किनारे कर दिया जाता है। खैर, राहुल गांधी की इस राजनीति का मुकाबला, चलिए राजनीति अगर कर रहे हैं राहुल गांधी, कहते हैं और राजनेता है, राजनीति न करेंगे तो क्या करेंगे, और इसी राजनीति का मुकाबला बीजेपी के नेता करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो थोड़ा पैदल ही चल लें, जैसे राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली। तो खैर, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं बीजेपी के नेता, तो इसका नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ता है। किसे? बीजेपी को, और उठाया है। और यह बात लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया, साबित भी हो गई है। राहुल आज लोको पायलट से भी मिले, इसी रास्ते में लोको पायलट से भी उन्होंने मुलाकात की। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि इससे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी राहुल गांधी गए थे और वहां भी लोको पायलट से उनकी मुलाकात हुई थी। आज की इस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, जरा पहले उसको सुन लेते हैं, इसके बाद चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। लोको पायलट से जब राहुल गांधी मिलते हैं तो फिर यहां पर क्या बातें, जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। मैं सोच रहा हूं कि 21वीं सदी में लोकोमोटिव जो पायलट होता है उसको एसी नहीं देना, टॉयलेट नहीं देना, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप इतने घंटे ट्रेन चलाते हो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया आप हिंदुस्तान को मतलब घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगेगी? कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताइए क्या चाहिए आपको? सर, आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद कि आप, क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या किया है? आप सर ने जो लोको पायलट के संबंध में, तो आपने जब से उठाया है तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक पोस्ट है कि जो रेल का संचालन करते हैं, जो ड्राइवर कहे जाते थे वो अब लोको पायलट है। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे इन सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं लोको के, कि किस लोको में एसी काम कर रहे हैं, किस लोको में नहीं कर रहे हैं। पर डे इनको इस चीज़ का नोटिफिकेशन देना पड़ता है। तो यहां लोको पायलट से मुलाकात के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इसके बाद हंगामा मचा था और रेल मंत्री ने कहा था कि ये लोको पायलट्स हैं ही नहीं, फर्जी हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन उसके बाद अब देखिए दोबारा जब सुल्तानपुर में लोको पायलट से इनकी मुलाकात होती है, सुल्तानपुर से लखनऊ के रास्ते में जब मुलाकात होती है, लखनऊ मंडल देखिए लिखा भी है पीछे, तो यहां मुलाकात होती है, तो ये अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ही आश्वस्त होते हुए, लोको पायलट्स कह रहे हैं कि आपने जब मुलाकात की, जब आपने ये किया, तब से हम लोगों की पूछ परख बढ़ गई है। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए आज ट्वीट किया है और ट्विटर में लिखा है कि आज नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में लोको पायलट से मुलाकात की। कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने लोको पायलट से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी थीं और देश को बताया था कि वे कितने मुश्किल हालात में काम करने को मजबूर हैं। इसके बाद मोदी सरकार होश में आई और लोको पायलट्स की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। लोको पायलट्स रेलवे की रीढ़ हैं, इन्हें सुविधा और मानवीय आराम देना रेलवे की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हम इन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं यानी कांग्रेस पार्टी, उसके हैंडल से यह ट्वीट है। इसके बाद राहुल गांधी से मिलने आए नीट के छात्र
नीट के छात्रों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। उसी राह पर जब ये लौट रहे थे तो नीट के छात्र भी, अगर वो भी विजुअल हो तो दिखा दीजिए, और मिलने आए और उनसे भी राहुल गांधी ने बात की, उनकी समस्याओं को सुना। आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं छात्रों से मिलते हुए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वही सोल्यूशन है, सर बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे, मतलब आपने कितनी बार लिया है नीट का एग्जाम? सर इस फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, लेकिन अगर कितने आए सर 621 आए सर। आपको क्या लगता है पेपर लीक हुआ है पूरा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो सुन रहे थे, यहां पेपर लीक से लेकर कितने नंबर आए, कब है, क्या अटेम्प्ट है, ये सारी चीजें यहां राहुल गांधी पूछते हुए और कार में हैं, इनसे मिलने आए थे छात्र और इन्होंने मुलाकात की। तो देखिए आप, तो कांग्रेस लगातार संविधान बचाने और न्याय की बात कर रही है। संविधान बचाने की जब हम बात करते हैं, न्याय की बात जब करते हैं, तो उसके अंतर्गत नागरिक सुरक्षा सबसे बड़ी बात आती है। नागरिक की सुरक्षा सिर्फ पुलिस नहीं करती, बल्कि नागरिक की सुरक्षा जो है वो भूख से इंसान की जान न चली जाए उसके लिए भी होती है। एक इंसान को नागरिक बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा है, वो भी उसी न्याय के तहत आता है। तो बहुत कुछ आता है इसके तहत, और इसी न्याय की बात कांग्रेस लगातार कर रही है। लेकिन बीजेपी अब भी पुराने तौर तरीकों से ही राजनीति कर रही है। क्या बीजेपी इस तरह कर रही राजनीति से राहुल गांधी का मुकाबला कर पाएगी? क्या राहुल गांधी ने बिगाड़ दिया है मोदी सरकार का पूरा खेल? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी सवाल के साथ। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप दिन भर देखिए दोस्तों, दिन भर के इस पूरे कार्यक्रम में एक तरफ दिल्ली में माहौल गर्म था सदन के अंदर, राज्यसभा में ज्यादा जहां किसान होने का मतलब बताया जा रहा था, वहां राज्यसभा में किसानों पर चर्चा हो रही थी। और धनखड़ साहब जयराम रमेश से कह रहे हैं कि किसानों का क ख ग आप जानते हैं क्या? आप चुप रहिए, बैठ जाइए, आप किसान के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि किसान होते क्या हैं। मैं किसान परिवार से हूं और मैं जानता हूं कि किसान क्या होता है। ये जगदीप धनखड़ साहब बोल रहे थे। उधर परेशान, हैरान परेशान नजर आ रहे थे लोकसभा में ओम बिरला साहब, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। चर्चा चल रही है बजट पे सरकार घिरी हुई है। इस बीच एक खबर और भी, कल है दिल्ली में ही नीति आयोग की बैठक, और नीति आयोग में दो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री मिलने आ रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में मिलने नहीं बल्कि बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। एक का नाम है ममता बनर्जी और दूसरे का नाम है हेमंत सोरेन। ये दोनों रहेंगे, लेकिन उसके अलावा पूरे इंडिया ब्लॉक के जितने नेता हैं, जितने मंत्री मुख्यमंत्री हैं, जो नीति आयोग के सदस्य होते हैं, इन्वाइटी होते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया हुआ है, बहिष्कार किया हुआ है। उस पर भी चर्चा आने वाले समय में करेंगे। लेकिन हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और अपने तमाम पैनलिस्ट साथियों से आपका रूबरू करवाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे पहले आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। राहुल गांधी सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर जहां से हारी हैं अभी मेनका गांधी, लेकिन उसी सुल्तानपुर में जहां एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी आज मौजूद थे, शायद जो शुरुआत में कह चुका हूं अपने प्रस्तावना में कि शायद बीजेपी के लोगों ने सोचा नहीं होगा या आज परेशान हो रहे होंगे कि आखिर क्यों बुला लिया। यहां तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी रिचार्ज हो गए हैं, कांग्रेस की तरफ देखने लगे हैं। क्या कहेंगे इस पे? सुल्तानपुर जो है अमेठी रायबरेली से लगा हुआ है और अमेठी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नामांकन फॉर्म है वो भी सुल्तानपुर में भरता था, सुल्तानपुरी जिला हुआ करता था। तो ये जो है बिल्कुल मिले जुले इलाके हैं और यहाँ पे राहुल गांधी का जो स्वागत हुआ है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि रायबरेली से अभी वो खुद जीत के आए हैं, अमेठी से उनके पार्टी के किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया है, और सुल्तानपुर जहां पे मेनका गांधी लड़ रही थी और आमतौर पे वो राहुल और परिवार के खिलाफ बोलती रही है, वो खुद बीजेपी से चुनाव हार गई। तो ये पूरे इस इलाके में राहुल गांधी की धमक की जो वापसी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पूरा इलाका पहले भी कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन पिछली बार से यहां पे थोड़ी सी कांग्रेस डगमगा गई थी। तो यहां पे कांग्रेस की वापसी और राहुल का स्वागत ये बताता है कि यूपी में
किस तरह से हवा बदल रही है, पूरा माहौल चेंज हो रहा है। और ये जो है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके साथ जो आज की खास खबर रही कि राहुल जब सुल्तानपुर से अपनी पेशी से वापस आ रहे थे तो वो एक मोची की दुकान पे रुके। देखिए, ये राहुल की खासियत है और यही बात राहुल को जनता से जोड़ती है कि राहुल आम आदमी से लगातार मिलते रहते हैं। अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो आम आदमी से जो 2 यात्राएं उन्होंने करी, यात्रा 1 और यात्रा 2, वो लोगों से मिलते रहे और उसमें हजारों लोगों से राहुल मिले होंगे। और इसी तरह उसके बाद भी आने के बाद वो कभी टमाटर बेचने वाले का दुख दर्द सुनते हैं, तो कभी कारपेंटर से बात करते हैं, तो कभी वो मोटरसाइकिल मैकेनिकों से बात करते हैं। और आज जो वो जिस तरह से बैठ के जूते चप्पल जोड़ने वाले, उसकी सिलाई करने वाले मोची के साथ बैठे हुए थे, देखिए ये अपने आप में भारत में एक बहुत ही अलग किस्म की बात है। हमारे यहां आदमी जो है डी क्लास तो हो जाता है, डी क्लास होना हमारे यहां थोड़ा मुश्किल तो है, मगर फिर भी अपेक्षाकृत थोड़ा आसान है। मगर डी कास्ट होना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है कि वो डी कास्ट नहीं हो पाते हैं। और हमारी जातिवादी व्यवस्था में काम को, धंधे को जाति से जोड़कर देखा जाता है। तो राहुल जिस सहज भाव से बैठ के मोची की दुकान पे जूते चप्पल को हाथ में ले रहे थे, वह आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। जूते चप्पल को लोग हाथ किसी का लगाते नहीं है और उसको बहुत बुरी बात मानी जाती है। तो यहां पे राहुल जिस तरह उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो सिंपैथी है वो मोची के साथ है, वो जुड़ाव जो है वो मोची के साथ है, एक मेहनत कश के साथ है, एक काम करने वाले के साथ है। कि आदमी हिंदुस्तान में कितने अलग अलग तरह के काम करता है, कितने अलग अलग तरह के पेशे हैं, और उन पेशों को हमारे यहां लोगों ने छोटा और बड़ा बना दिया है जी। जबकि काम, पेशा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम अपने आप में काम होता है, उसके जरिए आदमी अपनी रोजी कमाता है। तो राहुल ने इसके जरिए आज यही बताया है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए। और राहुल जब अगर आप ये बात करते हैं कि जाति जनगणना करो, तो उनकी इस बात में अपने आप इतना वजन आ जाता है कि राहुल व्यवहारिक रूप से भी उस पक्ष से जुड़े हुए हैं। केवल सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे वो जातिगत जनगणना की, वो व्यवहारिक रूप से भी देश के कमजोर, पिछड़े, दलित, मेहनतकश से जुड़े हुए हैं। अभी उसके बाद उन्होंने लोको पायलट से बात करी। अब आप देखिए कि इससे पहले जब ट्रक ड्राइवरों से बात करी थी तो ट्रक के ड्राइवर के केबिन में एसी लगाने की शुरुआत हो गई। और अभी देखा आपने कि लोको पायलट जो है, जिन्हें पहले ड्राइवर कहते थे, खुद बता रहे थे, ये साहब अभी जो दिख रहे हैं सामने, कि जब से आप हमारी बात उठाई है, लोग हमारे बारे में जानने लगे और सरकार भी थोड़ा सोचने लगी हमारे बारे में। और राहुल ने कितनी बड़ी बात कही है। इस लेवल की बातें हमारे यहाँ पहले होती थी, मगर अब लोगों के विचार को और उनकी चेतना को नीचे ले जाया जा रहा है। राहुल कह रहा है कि ये डिग्निटी की बात है, ये आपको कम से कम इतना तो देना ही चाहिए। इतना तो हर आदमी का एक हक है, गरिमा है एक ये कि उसको एक अच्छे टॉयलेट की सुविधा मिले, पीने का पानी मिले। ये सब चीजें आपको उसके इंजन के अंदर देना चाहिए। और ये कोई बहुत खर्चे की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सामान्य चीजें हैं जिनको हम करना चाहिए, इससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है। और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो राहुल जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप निश्चित जानिए कि देश में एक नए तरीके की राजनीति की ये शुरुआत है। और इस राजनीति को राहुल लीड कर रहे हैं और बाकी राजनीतिक दलों को, नेताओं को भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये राजनीति बड़ी सिंपल है, आम आदमी की राजनीति, कमजोर की राजनीति और उससे जुड़ के चलने वाली राजनीति। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी और पहुंचते हैं कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के लिए,
और लेकिन वहां होता क्या है, वहां से जब बाहर निकलते हैं तो भीड़ चारों तरफ से, और चारों तरफ की भीड़ उन्हें घेरती ही नहीं है बल्कि उनका स्वागत करती है। और उसके बाद राहुल गांधी एक मोची की दुकान पर जाकर वहां सिलाई करते हैं और सीखते हैं, हुनर सीखते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोकोमोटिव्स के यानी लोको ड्राइवर्स के बीच पहुंचते हैं, कुछ छात्र मिलते हैं उनसे। यह सब कुछ आज होता है जब राहुल गांधी सुल्तानपुर से लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं। और उसी क्रम में राहुल गांधी एक बार फिर से सत्ता पक्ष को एक चुनौती पेश करते हुए नजर आते हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील जी। सुनील जी आपका स्वागत करता हूं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी आपका स्वागत है। जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, कितनी चुनौती यहां पर, और ये एक राजनीति में एक अलग, कई बार हम लोग राहुल गांधी की राजनीति की चर्चा कर चुके हैं इसी मंच से, कई बार हम लोग पॉडकास्ट में भी राहुल गांधी की राजनीति की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये राजनीति क्या कुछ कहती है और कितना परेशान कर रही है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को। बुलाते हैं आप राहुल गांधी को सजा दिलाने के लिए या परेशान करने के लिए। इससे पहले आपको यह भी बता दूं, शकील अख्तर जी और बेहतर बताएंगे, कि राहुल गांधी ने एक अर्जी लगाई थी कि अभी चूंकि बजट सत्र चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरा रहना जरूरी है, आप मुझे थोड़ी सी यहां मोहलत दीजिए। लेकिन वहां कोर्ट से कहा गया कि नहीं, आपको इस तारीख को यानी 26 जुलाई को पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। राहुल गांधी पहुंचे और मैदान मार लिए, चाहे कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर हो। प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, हम लोगों ने बहुत बार यहाँ भी और दूसरे मीडिया में भी देखा है कि किस तरीके से नेता जो है 25 कैमरों के साथ दलित के पैर धोते हैं, उनके घर खाना खाते हैं जिसमें नए स्टील के बर्तन मंगाए जाते हैं, या दोने पत्तल में खाना खाते हैं, खाना ही बाहर से आता है, और फिर वो मीडिया में कवरेज आती है, 25 कैमरे लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी उनके घर, उनके दुकान में, उनके काम करने के स्थान पर गए और उनका काम सीखा, काम में हाथ बटाया, काम सीखने की कोशिश की। जब आप किसी का काम जानने की कोशिश करते हैं तब आपको मालूम होता है काम कितना कठिन है, और इतने कठिन काम और ये हुनर क्या है, क्या इस हुनर को वाजिब पैसे मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। सोशल मीडिया पे इन्हीं के दुकान की बनाया हुआ एक जूता मैं देख रहा था राजीव जी। बड़े बड़े मॉल्स में बड़े बड़े ब्रांड के जूते वैसे होते हैं जैसे वो जूता मुझे दिखाई दिया है, एक ब्राउन कलर का, इनकी दुकान का। तो आप देखिए कि उनके हुनर में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कि ब्रांड बना के उसको कितने 2000 का, 3000 का, 5000 का जूता बनाया जाता है। तो ये बड़ी बात है कि आप उसका काम जो है सीख रहे हैं। और जो चप्पल जो दिखा रहे थे कारीगर कि जो राहुल गांधी ने रिपेयर की, वो चप्पल किसी की पहनी हुई चप्पल थी। बड़ी मामूली बात है कहने को तो जी, कि किसी की पहनी हुई चप्पल में आप 2 टांके मार दें तो आसान सा काम है, मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो जातिवाद को मानता है राजीव जी, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है कि किसी कोई छूता नहीं है प्रशांत जी, कोई छूता नहीं है दूसरे के चप्पल को, जूते को, वो पैर से हटाता है इधर से उधर। जातिवाद माने ना माने, ये एक सामान्य वो है अपने समाज में। यहाँ छूकर आप टाका लगा रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा आपको कितने सदियों का सफर जो है तय करना होता है, कितने जो है, तब जाके आप इस स्थिति में जाते हैं कि बगैर सोचे आप चप्पल उठाते हैं, उसमें 2 टाके मार देते हैं। कहने को तो बहुत मामूली बात है, लेकिन कोई करके नहीं दिखा सकता, मुश्किल काम है। मैं बहुत से लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, जो आपने बात बताई वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि किस तरीके से लोग जो है एक किसी और काम को, किसी और चीज को कितनी हीन भावना से देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, सोशल मैसेज है कि देखिए आप वहां बैठिए। अच्छा, वो चाय भी पी रहे थे, वहीं की आसपास की कोई चाय की दुकान की
जो कागज के कप में चाय आती है वो चाय पी रहे थे वो। तो कोई अलग से स्टील के नए बर्तन या उस तरीके का कोई 25 कैमरों के बीच में खाना बाहर से मंगा के नहीं खाया जा रहा था। तो एक किसी सोशल मीडिया पे तस्वीर में देखा है कोई कोल्ड ड्रिंक भी थी, वो जो दुकानदार हैं वो, हाँ इस चप्पल के बारे में बात कर रहा, ये बना रहे देखिए, ये मैंने देखा उसका क्लोजअप जो आपने दिखाया कि वो किसी की पहनी हुई चप्पल को रिपेयर किया हुआ ये, हाँ तो ये देखिए, तो ये आसान काम नहीं है, खासकर मतलब जो जाति व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है। सोशल मीडिया में भी दूसरी तस्वीर भी देख रहा था मोदी साहब की भी, वो भी ऐसी किसी दुकान में गए हुए थे, वो खड़े होके झुककर उससे बात कर रहे थे कारीगर से। तो झुककर बात करना कारीगर से तो कोई भी कर सकता है। तो ये नई तरीके के, जैसे शकील जी कह रहे थे, नई राजनीति का जन्म है और इस नई राजनीति में राहुल गांधी जो है वो बहुत आगे हैं और ये जरूरी भी है 21st सेंचुरी में, जहाँ समाज जातियों बटा है, जहाँ अभी भी छुआछूत है, जहाँ अभी भी मंदिर अलग हैं, कुएं अलग हैं, जहाँ घोड़ी पे चढ़ने पर दलितों को मार दिया जाता है, मूछें रखने में मर्डर हो जाता है जी, बुलेट मोटरसाइकिल चलने पर हत्याएं हो जाती हैं। वो ऐसे समाज में किसी के दुकान पर जाकर उसका जूता सिल के किसी का पहना हुआ, ये बड़ा एक सामाजिक संदेश है जो राहुल गांधी वहां से दे रहे, केवल राजनीतिक संदेश नहीं है। और दूसरा कि लीडर अपोजिशन का काम केवल संसद में जवाबदेही तय करना नहीं है सरकार की, संसद के बाहर भी है। अभी लोकोमोटिव का हम लोग सुन रहे थे, वो लोकोमोटिव ड्राइवर्स बता रहे, लोकोमोटिव पायलट बता रहे हैं कि जब से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तब से पूछताछ हो रही है कि एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और रेलवे एक ऐसी चीज है राजीव जी कि हम सब के जीवन में रेलवे है, बचपन से लेके अब तक। और हमारी पीढ़ी तो एक ऐसी पीढ़ी है, यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं हमारी पीढ़ी के सीनियर हमसे, जिन्होंने कोयले का इंजन भी देखा, डीजल इंजन भी देखा, इलेक्ट्रिक भी देखा और मेट्रो भी देखा। बुलेट ट्रेन शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये भी देखा। तो और मैं देखता हूँ, बचपन से देखा था मैंने कि छोटे छोटे स्टेशनों पे रेलवे के स्टाफ के गेस्ट हाउस होते हैं जी। ये तो पुराने समय में, मतलब एक आध दशक 2 दशक पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कि रेलवे के ड्राइवर्स की बड़ी इज्जत होती थी। उनका जो रेस्ट हाउस होता था छोटे स्टेशनों में भी, वो बहुत सुंदर, गमले वमले लगे हुए, बहुत अच्छा उसका बाथरूम, ये सब होता था। धीमे धीमे क्या हुआ कि सिस्टम में कोलिजन आ गया, सिस्टम करप्ट हो गया। मतलब ये ड्राइवर्स जो लोको पायलट जिनको कहते हैं, वो तो वीआईपी होते थे रेलवे स्टाफ में, और डीआरएम लेवल का अफसर बाय नेम इनको जानता था, नाम से जानता था कुछ लोगों को। तो ये लेकिन अब धीमे धीमे सिस्टम जो है वो खराब हो गया। तो बहुत वाजिब सवाल जो है वो राहुल गांधी ने उठाए। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है देश की गाड़ी और राजनीति पटरी पे आएगी, इन लोको पायलट से मिलके और मोची की दुकान में जाके जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोको पायलट से मिलना हो या मोची की दुकान में जाना हो, किसानों के बीच जाना हो या मोटर बाइक ऑपरेटर्स के बीच जाना हो, मैकेनिक्स के बीच जाना हो, किसानों के बीच जाकर वहां धान रोपना हो या ट्रक ड्राइवर्स के बीच जाना हो, सब कुछ आपने देखा, या कारीगरों के बीच, खासकर कारपेंटर्स के बीच जाना हो, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा। राहुल गांधी को पिछले 2 साल में क्या क्या नहीं देखा, कहां कहां नहीं, कूलियों के बीच राहुल गांधी गए, और आज मोची की दुकान पर राहुल गांधी जाकर इस हुनर को भी सीख रहे हैं, देख रहे हैं। साफ साफ यहां समझ में आता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस वर्ग को, समाज के उस हिस्से को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जो हुनरमंद हैं। और इनके और ड्राइवर्स को भी आप देख ही रहे हैं, लोको पायलट्स की बात हो ही रही है, तो जो हुनरमंद हैं उनके बीच राहुल गांधी जा रहे हैं, नौजवानों के बीच जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं राजनीति की, जिससे पार पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा आने वाले समय में। इससे थोड़ी देर बाद दोस्तों
ठीक आधे घंटे बाद हम आप लोगों को ले चलेंगे हरियाणा, और हरियाणा में एक सर्वे आपके बीच रखेंगे। आज की तारीख में अगर हरियाणा में चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें आएंगी, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे 8 बजे से। लेकिन उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ 4 नहीं बल्कि 5 साथी मौजूद हैं। सुनील शुक्ला जी के पास अभी आऊंगा। सुनील शुक्ला जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी को भी आप सुन रहे थे, शकील अख्तर जी को आपने सुन लिया, अमलेंदु उपाध्याय जी को भी सुनेंगे। तो तमाम साथियों के बीच हम मौजूद हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी की इस राजनीति के मायने क्या हैं और कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार घिरती जा रही है। जिस नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा विकल्प, इसकी चर्चा होती थी। आज देश ने एक विकल्प अपने सामने देख लिया है और इस विकल्प ने नरेंद्र मोदी के सामने कितनी बड़ी लकीर खींच दी है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आना चाहता हूं सुनील जी आपके पास, जरा आपसे समझूं। राहुल गांधी सुल्तानपुर, आप चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं, वहीं रह रहे हैं, तो आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। इस राजनीति को क्या नाम देंगे और कैसे यहां से नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं? धन्यवाद राजीव जी। आम आदमी से जुड़ने की जो राजनीति राहुल गांधी ने अख्तियार किया है, अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरुआत जिसकी उन्होंने की थी, यह सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। आम आदमी में कोई ऐसे लोग नहीं है जिनकी पहले से पहचान कर ली गई हो, छांट करके वो लाए जाए, उनसे राहुल गांधी की मुलाकात हो, वही भी स्थिति नहीं है। राहुल गांधी सड़क चलते जिससे चाहते हैं उसे मिल लेते हैं, मिलते ही नहीं, मिल करके फोटो नहीं खिंचवाते। अब ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये मुख्य बाजार का हिस्सा नहीं है। मुख्य बाजार से हट करके इस मोची की दुकान है। हम उस समाज में रहते हैं और उस मोची की दुकान पर राहुल गांधी जा करके बैठते हैं और वह मोची इतना साहस कर लेता है कि जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडसन का हाथ पकड़ करके वो जूता उस चप्पल की मरम्मत करते हुए सिखाता है। यह जो राहुल गांधी ने लोगों को विश्वास दिलाया है, यह बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। क्योंकि बीजेपी, अब ये आप देख लीजिए, वह मोची राहुल गांधी का हाथ पकड़े हुए है और जो जिसे सिलाई की जाती है वो सिखाता है कि कैसे उसको टाका मारते हैं। टाका मारना बहुत आसान नहीं है, मेरे जैसा भी तो नहीं मार सकता। मुझे लगता है कि उंगली में लग जाए जी। कि भाई आप मोची के पास बैठ करके उसको सिलते हुए देखिए, तो एक भय लगता है कि वो तीखा सा जो उसका सूजा टाइप की चीज है वो कहीं आपकी उंगली में लग जाए। उस काम को ये न केवल करते हुए करने के तरीके को भी बता रहा है वो मोची, बल्कि राहुल गांधी बल्कि रुचि लेके वो कर रहा है। यही सबसे बड़ी चिंता है। जो आपने बात कही, चाहे किसानों से मिलना हो, चाहे डिलीवरी बॉय से मिलना हो, चाहे महिलाओं से मिलना हो, चाहे लोको पायलट से मिलना हो, चाहे आनंद विहार में कुलियों से मिलना हो, यह सबसे बड़ा संकट है ये बीजेपी के सामने कि उस तरह का कोई भी नेता या उस तरह की कोई भी राजनीतिक गतिविधि बीजेपी के पास नहीं थी। और बीजेपी जो ध्रुवीकरण के राजनीति पर जो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती थी, उसको राहुल गांधी ने खोखला कर दिया, खत्म कर दिया उसको। मेरे स्मृतियों में नहीं है, इधर बहुत दिनों के बाद संभवतः राहुल गांधी सुल्तानपुर गए होंगे। अमेठी अविभाजित सुल्तानपुर का हिस्सा है, ये सही है, लेकिन सुल्तानपुर जिला हेडक्वार्टर पर संभवतः अपने पहले चुनाव में नामांकन में अगर वो गए हों, उसके बाद मुझे याद नहीं। हाल के चुनाव में तो संभवतः इस चुनाव भी नहीं गए थे, पिछले चुनाव में भी नहीं गए थे, जब मेनका गांधी वहां से चुनाव लड़ रही थी। तो एक अरसे के बाद संभवतः ये सुल्तानपुर गए और सुल्तानपुर में जिस तरीके से उनका मैंने एक जोरदार लोगों ने उत्साहपूर्वक उनसे मुलाकात की, यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। दरअसल जिस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने न पावे, राहुल गांधी का पब्लिक कनेक्ट बढ़ने न पावे, राहुल गांधी की विश्वसनीयता न बढ़ने पावे जनता के बीच में, और इसको लेकर के वो जितने तरह के हथकंडे अपना रही थी वो सभी हथकंडे फेल हो गए। विषय यही है, चिंता का विषय उनका यही है कि आखिर अब आप किस बिना पर विपक्ष की इस राजनीति को या कांग्रेस की इस राजनीति को या राहुल गांधी की इस राजनीति को कमजोर करने का कोशिश कर सकते हैं। जी, राहुल गांधी ने तो आपको लोगों के बीच में खत्म कर दिया। लोगों के बीच में बताने में उस कामयाब रहे कि सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है। इस सरकार से जो लोग उम्मीद पाले हुए थे वो उससे लोगों को निराशा ही हाथ लगी है और लोग विश्वास करने लगे हैं।
आप याद कीजिए कि 2019 के चुनाव में यही लोग कहते थे, तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि न्याय का जो सिद्धांत राहुल गांधी लाए उसको लोगों ने विश्वास नहीं किया और बीजेपी की बात में विश्वास किया। 76,000 रुपया देने की बात राहुल गांधी के लोगों ने नहीं मानी और 6,000 रुपया देने की बात अब लोगों ने नरेंद्र मोदी की मान गए। आज लोग ये करने लगे हैं कि आज सबका विश्वास राहुल गांधी के प्रति बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि जो सपने उनको दिखाए गए थे उन सपनों में कितना पोल है जी। किस तरह की खामियां हैं और उसमें आम आदमी कैसे नहीं है। यह राहुल गांधी की जो बढ़ती हुई विश्वसनीयता है, यह ही चिंता है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से भी आम जनता से जुड़ी हुई नहीं है, प्रो कारपोरेट है। बजट इस बात का साक्षी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज की और जो उन्होंने रायबरेली से अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने का ऐलान किया, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है जी। एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की उपस्थिति और अखिलेश यादव की सक्रियता, इन दोनों की मिलीजुली सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगी। सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक सशक्तिकरण की बात, सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ने की कोशिश और यह लोगों को बताने का यह प्रयास कि इंडिया दल समूह जनता के पक्ष में कैसे सक्रिय है और उसकी नीतियां कैसे जनता के हित में है, यह भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है और भले ही आप ये कह सकते हैं कि न्यायालय में उपस्थिति के नाम पर ही राहुल गांधी ने आज का दौरा किया हो, लेकिन जनता की अपने इस दौरे को केवल न्यायिक कार्य करने के बाद वापसी का उन्होंने नहीं रखा। इस मोची से मुलाकात, सुल्तानपुर न्यायालय में लोगों से मुलाकात, लखनऊ पहुंचते पहुंचते लोको पायलट से उनकी मुलाकात, यह जनता से सीधे संवाद की एक कोशिश है और इस कोशिश में राहुल गांधी लगातार सफल है जी। जो बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी को मेन मीडिया कवर नहीं करता, जो खुद राहुल गांधी कहते थे और तथ्य भी था, लेकिन उसी राहुल गांधी ने अपने इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों से जनता के बीच में जो अपनी विश्वसनीयता कायम की और वह विश्वसनीयता जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, सत्तारूढ़ दल के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, मेरा अपना मानना है कि जो रास्ता अख्तियार किया है राहुल गांधी ने, उस रास्ते का काट कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति से भी उठने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है कि उसी ध्रुवीकरण की राजनीति से अपने आप को लोगों के बीच बनाए रखेगी, जो अब संभव दिखता नहीं है। और राहुल गांधी के सामने जो राहुल गांधी का जो तरीका है जनता के बीच में मौजूद रहना, अपनी विजिबिलिटी बना, राजनीति में कहा जाता है कि नेता की विजिबिलिटी और पब्लिक कनेक्ट, उसका वो जो ताकत है उसका किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता जी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राहुल गांधी की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी आज सुल्तानपुर गए थे, वहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिरी थी उनकी। विजय मिश्रा बीजेपी के नेता और राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने एक केस एफआईआर दर्ज उस समय करवाया था 2018 में और उसी पर सुनवाई आज थी 2 तारीख को, 2 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जहां राहुल गांधी की उपस्थिति का ऑर्डर दिया गया था 26 तारीख को आज, और राहुल गांधी आज पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद जब वहां से निकले हैं तो राहुल गांधी ने वहां अलग अलग लोगों से मुलाकात की। एक मोची से मुलाकात की, रामचैत नाम है इनका, और इनसे इन्होंने जूते चप्पल बनाने के हुनर सीखे। और उसके अलावा लोको पायलट से मुलाकात की, छात्रों से मुलाकात हुई और भी कई लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन जबरदस्त भीड़ थी। राहुल गांधी का स्वागत जबरदस्त तरीके से सुल्तानपुर में किया गया और ये वही सुल्तानपुर है जहां से इसी बार हारी हैं मेनका गांधी। खैर, लेकिन अमेठी और जैसा शकील अख्तर जी बता रहे थे कि अमेठी और रायबरेली से सटा हुआ ये एरिया जो पहले इसी में आता था और अब इस एरिया की एक अलग खूबी, एक अलग महत्ता है और इन सब के बीच राहुल गांधी का बारंबार अब उत्तर प्रदेश जाना हम कवर करते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। अभी से थोड़ी देर बाद दोस्तों हम आपको ले चलेंगे हरियाणा, और हरियाणा में अगर आज चुनाव हो, क्योंकि हरियाणा में अभी चुनाव की घोषणा होने वाली है और घोषणा झारखंड में भी होगी, घोषणा जो है वो महाराष्ट्र में भी होगी और हो सकता है कि घोषणा चुनाव की जम्मू और कश्मीर के लिए भी हो। लेकिन हरियाणा में आज की तारीख में ओपिनियन पोल क्या कहता है, सर्वे क्या कहता है, किसकी बन सकती है सरकार, इसकी चर्चा हम करेंगे। ये आपको सटीक आंकड़े आप तक हम पेश करेंगे, सर्वे आपके सामने लेकर आएंगे। जल्दी से आना चाहता हूं हेमंत कुमार जी
आपके पास, जरा आपके जरिए भी समझूं, राहुल गांधी की इस राजनीति को कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी एक नए किस्म का नैरेटिव लेकर के हिंदुस्तान की राजनीति में आ रहे हैं, और जो कुछ वो कर रहे हैं, जो अभी जो दिख रहा है हम लोग के सामने, मैं समझता हूं कि वह उस फॉल्स नैरेटिव का जवाब है जिसमें चाय बेचने वाले को, जिसको किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा, एक ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कि मैंने भीख मांगा लेकिन किसी ने भीख मांगते हुए नहीं देखा, वो अपनी गरीबी का रोना रोता है लेकिन उसकी गरीबी किसी ने नहीं देखी। इस फॉल्स नैरेटिव के खिलाफ एक जीवन और एक हकीकत वो नैरेटिव लेकर के सामने आ रहे हैं। ये जो लोगों से मिलना है, इस तरह के अलग अलग पेशों के लोगों से जब मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो उसमें ऐसा नहीं, वो कुछ लोगों को विपक्ष कह सकता है कि विपक्ष यानी उनके जो विरोधी हैं वो कह सकते हैं कि हेडलाइन क्रैक करने के लिए है, हेडलाइन मैनेज करने के लिए है, लेकिन आप ये इससे इन लोगों से मिलने से कोई वोट नहीं बनता है, लेकिन जो एक रिश्ता बनता है उसका बहुत बड़ा संदेश जाता है कि आप कैसे समाज के अलग अलग तबकों के लोगों से, जो लोग अपनी बाजू की ताकत से, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल कर रहे हैं, उनके बीच आप जाना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो इसमें खराब क्या है? ये बिल्कुल होना चाहिए। अभी की जो राजनीति है, जो आप जन से जो कटने की जो राजनीति जिसकी चिंता की जाती है, कि जो राजनीति है हमेशा लगातार वो जन से कटती जा रही है। आप सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी हो गया हुआ है ये कि आप सब कुछ फेसबुक, ट्विटर और इस पर लिखते रहिए और ये समझते रहिए कि जनता से हमारा जुड़ाव है, लेकिन आप ऐसे मौकों का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसने रोक रखा है? राहुल गांधी अगर कर रहे हैं ये चीजें, तो मैं समझता हूं कि बाकी लोगों को भी करने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप जो नैरेटिव गढ़ते हैं, आप जब गरीब के यहाँ मिलने जाते हैं तो उसको एक ऐसा इवेंट बनाते हैं कि ऐसा एक पवित्र माहौल बनाते हैं, क्योंकि पवित्रता और स्वच्छता और शुचिता के नाम पर आप उस गरीब के, उस किसी खास पैसे के लोगों के का मजाक बनाते हैं। आपका कोई कार्यकर्ता किसी आदिवासी के माथे पर पेशाब कर देता है और आप उसको बुला करके उसका पांव पखाड़ते हैं। ये इस तरह का जो पाखंड है, आप कार्रवाई करते नहीं है, आप ऐसा कोई माहौल नहीं बनाते हैं ताकि ऐसी घटनाएं नहीं हो। आप एक तरफ पूरे एक समुदाय के खिलाफ अपनी नफरत का भाव पैदा करते हैं, कोर्ट में जाकर आप शपथ पत्र दायर कर कहते हैं कि नहीं, हमने जो सही निर्णय लिया है कि पहचान होनी चाहिए, ये किसकी दुकान है, कोई हमको मटन तो नहीं खिला देगा, कोई हमको लहसुन प्याज वाला खाना तो नहीं खिला देगा। इस तरह का जो पाखंड रचते हैं, उसके बरक्स राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, वो आम आदमी के साथ, जो आम आदमी मैंने कहा कि जो अपनी मेहनत से, अपनी बाजू की ताकत से जो कुछ हासिल करता है, उसके बीच में वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके कामकाज को समझते हैं। ये हुआ कि इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। बनावटीपन तो वहां है कि कोई आदमी अपने आप को चाय बेचने वाला, अपने आप को भिखारी, फकीर कहता है, और उसके बाद उसके जीवन का कोई हिस्सा न तो चाय बेचने वाला जैसा लगता है, न फकीरों जैसा लगता है, न भिखारी जैसा लगता है। वो दुनिया का सबसे लाइविश लाइफ एंजॉय करता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस कॉन्ट्राडिक्शन में राहुल गांधी इंटरवीन करते हुए, मजबूती से दखल देते हुए लगते हैं, और यहाँ का, इस देश का बौद्धिक तबका भले इसको ना समझे, लेकिन आम आदमी के बीच ये चर्चा चली जाती है। अब बताइए कि जिस मोची के पास गए, ये वो कोई ढोल लेकर उसका प्रचार नहीं करेगा, लेकिन चीजें नीचे तक चली गई। लोग समझ रहे हैं कि देखिए, कोई आदमी हमारी बात तो सुनने के लिए आया। आप उसके जीवन में बहुत कुछ तब्दीली नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं हीलिंग टच, जो एक तरह से जो अपनापा जो होता है, वो अपनापा प्रदर्शित करने की जरूरत है। उन लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल और परेशान हो चुकी हुई है। ऐसे लोगों के बीच में अगर नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तो कौन मिलेगा? तो राहुल गांधी ये एक नजीर पेश कर रहे हैं। इसको इस रूप में कोई इसको मजाक का विषय नहीं बना सकता है। आप जिसको बनाना है बना ले। मुझे लगता है कि ये एक जो नैरेटिव राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं,
ये बहुत एक हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसी अब आप कहेंगे कि गांधी जी जो करते थे वो अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? गांधी जी ने जो किया, जन से जुड़ने का जो काम किया, राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की, लोगों से जुड़े, तो वो ऐसा तो थोड़ी है कि आपने कोई मंत्र जाप किया, हवन कर दिया, उसके बाद इतिश्री हो गई, बात खत्म हो गया। आपको उसको अपने जिंदगी के रोजमर्रे के प्रैक्टिस में उसको उतारना पड़ेगा। तो आप अगर नेतागिरी कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो तरीका है, ये तरीका राहुल गांधी को जनता से कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए राहुल गांधी को आप एक टी शर्ट, एक पैंट में देखते हैं, तो ये है उस जवाब, उस जिनके बारे में कहा जाता है प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री। तो परिधान मंत्री को तो का जवाब है राहुल गांधी वही टी शर्ट पहन करके, वही पैंट पहन करके भारत जोड़ो यात्रा में भी जाते हैं, संसद में भी जाते हैं, वही बढ़ी हुई दाढ़ी लेकर के जाते हैं उनके लिए। तो ये वो आदमी अपने आप को भिखारी नहीं कहता है, वो आदमी अपने आप को चाय बेचने वाला नहीं कहता है, लेकिन उसने अपने आप को इस रूप में पेश किया है कि भारत का प्रत्येक आम आदमी जो चौक चौराहे पर बैठा हुआ आदमी है, वह भी राहुल गांधी से अपने आप को जोड़ सकता है। उसको भी लगेगा अरे राहुल गांधी तो मेरी ही तरह है, वो देखिए बड़ी हुई दाढ़ी, वो एक टी शर्ट, वो एक पैंट, वो साधारण ऐसे टहलते हुए सबसे मिल रहा है। ये है कनेक्ट करने का तरीका। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कनेक्ट कैसे किया जाए जनता के बीच, जन नेता आप कैसे बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गुण है कि वो अच्छे वक्ता हैं, ये कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन क्या अच्छी तरह से लोगों से मिलते हैं, क्या जन जन तक पहुंचते हैं? प्रधानमंत्री आज बने हैं, लेकिन आज मतलब पिछला 10 साल तो गुजर गया है। चुनावों में ज़रूर जाते हैं, मंच से टीपी रखकर, टेली प्रॉम्प्टर रखकर भाषण देते हैं, चले आते हैं, लेकिन ये टीपी भी काफ़ी रंग लाता है कई बार जब वो गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए खैर उस पर चर्चा करेंगे कभी, लेकिन आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और आपके पास आऊं तो उससे पहले ये सूचना जो पहले दे चुका हूं कि अभी आपके बाद फिर सीधे हम हरियाणा में आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो ओपिनियन पोल क्या कहता है, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, किसको कितना प्रतिशत वोट शेयर यानी वोट किसको, किस पार्टी को कितने प्रतिशत आ सकते हैं, ये सब कुछ हम आप तक रखेंगे। और एक बहुत ही शानदार सर्वे ओपिनियन पोल हम आप तक लेकर आएंगे अभी ठीक थोड़ी देर बाद। 90 सीटें हैं हरियाणा में, 90 सीटों का आकलन, हर सीट का आकलन हम आप तक पहुंचाएंगे, तो वो देखेंगे आप। लेकिन उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, सड़क पे राहुल गांधी पहुंच गए। राहुल गांधी उस वक्त पहुंचे जब संसद का बजट सत्र, मानसून सत्र चल रहा है, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं गए, उनको बुलाया गया क्योंकि कोर्ट में हाजिरी देनी थी, अपनी गवाही देनी थी, इसलिए उनको जाना था। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि सड़क पे राहुल गांधी का जिस ढंग से स्वागत हो रहा है, सदन के अंदर राहुल गांधी को देखने के बाद उतनी ही परेशान सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उतने परेशान नजर आएंगे क्या, या आते हैं क्या? क्या है सत्ता पक्ष का रुख सदन के अंदर आप देख रहे हैं, और सड़क पे क्या है विपक्ष का रुख, ये भी आप देख रहे हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी की राजनीति जो संविधान बचाओ से लेकर हर नागरिक तक, हर जनता के बीच, उन नागरिकों के बीच पहुंचना जो कहीं ना कहीं वो दरकार रखते हैं जहां उनकी दुखती रग पर ऐसे नेताओं का हाथ हो। आप राम चैत को सुन भी रहे थे, कह रहे थे कि मैंने उनसे मांग की है, कुछ मदद की मांग की है, उन्होंने कहा अपने मुख से, तो उस हिसाब से भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जरा बताइए कि कितना परेशान करते हुए राहुल गांधी अब आज के बाद दिखाई देंगे? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी काफी ज्यादा परेशान पहले ही करते रहे हैं और आज के बाद तो और ज्यादा परेशान करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और राजीव जी, होता ये है कि जाल बुने जाते हैं शिकार को फंसाने के लिए, और अक्सर शिकारी उस जाल में फंस जाते हैं। राहुल गांधी के साथ यही हुआ कि राहुल गांधी को फंसाने के लिए जाल बुना गया था, शिकारी उसमें खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुकदमा तो इसलिए दायर किया गया था कि राहुल गांधी सुल्तानपुर के चक्कर काटेंगे, लेकिन ये किसे मालूम था कि राहुल गांधी जो है वो संसद सत्र के दौरान सड़क पर भी दिखाई देंगे, और संसद से सड़क तक राहुल गांधी की आवाज सुनाई देगी। राहुल गांधी जिस जूते को ठीक करेंगे, वो जूता राजीव जी अब चिढ़ाता रहेगा नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को जिंदगी भर। ये जूता जो है, ये हमेशा समझिए, जब नया मकान बनता है राजीव जी, उस मकान के ऊपर जो टूटा हुआ जूता लोग लटका देते हैं कि पूरी नजर ना लगे, तो ये जूता जो है ये नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा दिखता रहेगा। जिस जूते को राहुल गांधी जो है गांठ रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं।
इस बीच राजीव जी मुझको एक कविता याद आई, धूमिल की कविता है मोची राम, उसकी कुछ पंक्तियां वो मुझे लगता है सुना दूं, वो उससे काफी कुछ जो आज का समीकरण उससे मिलता है। तो धूमिल लिखते हैं राजीव जी अपनी कविता शुरू करते हुए कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे शर्भर टटोला और फिर पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है जैसा है जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है रहता कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। ये धूमिल की राजीव जी लंबी कविता है, उसकी शुरू की ये पंक्तियां थी जो मैंने पढ़ के सुनाई जी। ये पंक्तियां धूमिल की राजीव जी आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से जाकर के दर्द समझा एक मोची का, और जिस तरीके से उन्होंने जूते को गांठा राजीव जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री का वो 10 लाख का सूट है जो करोड़ों में नीलाम होता है, और अगर रामचेत चाहेंगे राजीव जी इस चप्पल को नीलाम करना तो मोदी जी के सूट से ज्यादा ये चप्पल बिकेगी। ये कोई अगर जाकर के ज्ञान दे दे रामचेत को कि इसकी नीलामी करो, तो हम देखेंगे इस दुनिया में देखते हुए कि प्रधानमंत्री के सूट बूट से ज्यादा महंगा जो है ये रामचेत की ये चप्पल बिकेगी। तो राहुल गांधी ने जो कर दिया राजीव जी, जैसे कहते हैं कि चप्पल देना जो है, ये चप्पलें राहुल गांधी ने किसको दी है, लोग समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने चप्पलें किसको दी। आप देखिए राजीव जी, राहुल गांधी की ये चप्पल तो वायरल हो रही है पूरा आज सोशल मीडिया पे, लेकिन प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में गए थे और बड़े कारीगरों से मिले थे, वो एक मोची के उस पे स्टॉल पे भी गए थे, वहां जो मोची बैठा हुआ था प्रधानमंत्री जब थोड़ी देर बाद प्लम्बर के स्टॉल पे गए तो वही आदमी प्लम्बर बनकर के उस प्लम्बर के स्टॉल पे बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो जब मिस्त्री के स्टॉल पे गए तो वही आदमी मिस्त्री बनकर के बैठा हुआ था, और वो सारे जो थे वो फोटो वो सब सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि भाई ये बहुत धनी, ये बहुत बुरी व्यक्ति है जो मोची भी है, प्लम्बर भी है और मिस्त्री भी है, लेकिन प्रधानमंत्री इसकी शॉप पे हर बार पहुंच जाते हैं। तो ये अंतर है राजीव जी, मुझे लगता है कि कोई रामचेत को जाकर के जरूर समझा दे कि इस चप्पल की नीलामी जरूर करो रामचेत, पूरी दुनिया में इसको जो है बेचो और पूरी दुनिया में इसकी बोली लगवाओ, देखते हैं चप्पल बिकती कितने की राजीव जी। बिल्कुल, चप्पल की नीलामी अगर हो जाए तो प्रधानमंत्री के उस सूट से महंगी ये चप्पल हम शायद बिकते हुए देखेंगे। लेकिन खैर, रामचैत ने आर्थिक मदद की जो बात कही है राहुल गांधी से, शायद उनको आर्थिक मदद मिले। 40 साल का अनुभव है रामचैत को, और रामचैत जैसे बहुत लोग हैं जो इस दुनिया में रोज रोजी रोटी के लिए परेशान रहते हैं, और इसलिए अगर ऐसे नेता या ऐसे लोग जो ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें और वो उन तक पहुँचे तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। देश में आज ऐसी हालत है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और इसके लिए ज़रूरी भी है कि ऐसे नेता पहुँचें। अभी हालांकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं, और राहुल गांधी उतनी मदद नहीं कर सकते जितनी मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके पार्टी के नेता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, वो 5 स्टार से ज़्यादा हैं, अच्छे हैं। अगर आप लोग दिल्ली आए हों या जो दिल्ली में रह रहे हों तो कभी जाकर देख लीजिए दिल्ली में बना हुआ 5 सितारा बीजेपी का दफ्तर, तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी ऐसे ही घूमते फिरते पहुंच जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे एक नहीं, हर जगह, हर ज़िले में, हर तहसील में अब बीजेपी का दफ्तर है। यानी पैसे बहुत हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, पैसे बहुत, और अगर नरेंद्र मोदी चाह लें तो इस देश से गरीबी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऐसे लोगों के लिए कम से कम आप जो काम हुनरमंद हैं, आप जो काम करते हैं ज़रूर कीजिए। उससे मैं अलग होने की बात नहीं कहता, क्योंकि सबकी हुनर और सब ज़रूरत है। आज जूते चप्पल बनाने वाले लोगों की भी ज़रूरत है, साफ़ सफाई करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत ये भी है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां ऐसे लोग कार में घूमते हैं, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो इसलिए भी ज़रूरी है
कि राहुल गांधी जैसे नेता और भी पैदा हों और भी सड़कों पे आएं, ऐसे लोगों से मिलें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा मैं इंतजार कर रहा हूं, हमारे साथी हरियाणा से जुड़ेंगे। आवेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पीपल्स पल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे किया है हरियाणा पे, और पिछले 1 महीने का सर्वे है। 15,000 से ज़्यादा लोगों से इन लोगों ने मुलाकात की और भी क्या क्या किया है 1 महीने में। 24 जून से 25 जुलाई तक का ये सर्वे, 1 महीने का सर्वे हरियाणा के अलग अलग सीटों पे, 90 सीटें हैं हरियाणा में, और वहाँ पर सर्वे से क्या कुछ निकल के आता है ये हम जल्दी से जानेंगे उनके ज़रिए। लेकिन एक कमेंट लेना ज़रूर चाहूँगा मैं, हरियाणा चलें उससे पहले शकील अख्तर जी आपके ज़रिए। दिल्ली में आज राहुल गांधी, शकील जी, दिल्ली में राहुल गांधी को आज मकान मिल गया है, सुना। ये क्या है कहानी मकान की? 10 जनपथ में अब नहीं रहेंगे क्या सोनिया जी के साथ? नहीं, सांसद के तौर पे मकान उन्हें मिलता ही है, हर सांसद को मिलता है, और अब तो नेता प्रतिपक्ष का मिला है। सुनहरी बाग रोड पे अलॉट हुआ है उनको। इससे पहले जो था तुगलक लेन वाला, तो वो उनको जब सांसद ही उनकी छीनी तो बहुत तत्काल उसको खाली करवाने का आदेश दिया गया, और राहुल ने आदेश आने से पहले ही खाली कर दिया। उसके बाद जब वापस बने सांसद तो फिर उनसे कहा गया कि आप वहां चले जाइए, राहुल ने मना कर दिया। तो अब जो है उन्हें बंगला अलॉट हुआ है जो सब सारे सांसदों को होता है, तो सुनहरी बाग रोड पे है वो। इसी तरह जैसे कि अभी लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे उन्हें नई संसद में ऑफिस मिला है, जहां किसानों को बुला रहे थे और किसानों को आने के लिए रोका जा रहा था। तो ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन हम एक इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहेंगे जो आप अभी कह रहे थे, और जो रामचेत ने राहुल गांधी से कुछ आर्थिक सहायता के बारे में बात की है। देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस, वहां की स्थानीय कांग्रेस भी, वो थोड़ी बहुत जो आर्थिक सहायता है वो कर देगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल ऐसी करते रहते हैं, और कभी किसी को खबर नहीं मिलती है और प्रदेश कांग्रेस करेगी तो भी राहुल के सख्त निर्देश है कि वो भी खबर ज्यादा बाहर ना आ पाए। जिला कांग्रेस कमेटी करेगी तो भी नहीं आ पाए। लेकिन ये जो मूल मुद्दा होता है ये व्यक्तिगत सहायता का नहीं होता है, ये वो मुद्दा होता है कि आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है कि मेहनतकश आदमी जो है, कामकाजी आदमी जो है, उसको ये जो सुविधाएं है, जो वो कह रहा था पूंजी के लिए चाहिए, मुझे कैपिटल के लिए चाहिए थोड़ा सा, वो पैसा आसानी से मिल जाए। उसके लिए बैंक होते थे, कई अन्य लघु उद्योग निगम होते थे, वो सारे के सारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। इन पेशेवर लोगों के लिए ही सरकार ने वो सारी चीजें बनाई थी। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि पहले बैंक जो है, जैसे अब भी दे रहे हैं, बड़े सेठों को ही पैसा देते थे, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इन्हीं गरीब मोचियों को, इन्हीं किसानों को, छोटे कामकाजी लोगों को बैंकों से लोन मिलने लगा था। और वही चीजें अब बंद हो गई है। वही जो हम बता रहे हैं कि तमाम ऐसे निगम थे, कॉरपोरेशन थे जो ये काम करते थे, वो आज कहां है, कैसे काम कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। नहीं तो रामचेत को परेशानी नहीं होती है बिल्कुल भी, वो कहीं भी जाता उसको बहुत कम इंटरेस्ट पे वो लोन मिल जाता और उसका काम चल जाता। तो व्यक्तिगत मदद हमेशा करते ही रहते हैं राहुल। कोरोना में कितनी करी ये सबको मालूम है, वैसे भी कितनी करते रहते, ये सब बातें बताने की नहीं होती है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि क्या सरकारें वो काम कर रही हैं जिनके लिए हम सरकारों को चुनते हैं। आज कितना आदमी देश छोड़ के भाग गया है, बैंकों का पैसा लेके भाग गया है, बड़े बड़े लोग, छोटे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग। आज एक ये बात भी बता दें हम इस बाबकाया कि आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की कीमत कम हो रही है। ये बातें नहीं बताएंगे, विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं ये। आज वीजा के लिए छोटे छोटे देश भी भारतीय छात्रों को परेशान कर रहे हैं। भारत से जाने वालों को वीजा नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको एक ही शक है कि जो जाता है वो वापस नहीं जाता है। वो पिछले 10 साल के आंकड़े दे रहे हैं कि आपका इतना आदमी गया वापस आता ही नहीं है हमारे यहां से। आप जाएंगे लिखवाता है, आएंगे वापस। ये इससे पहले कभी नहीं था। भारत के पासपोर्ट की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। तो ये जो है, जो मोची का काम करने वाले हैं या दूसरे काम करने वाले हैं,
इन्हें वो सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए थी, जो नहीं संभव हो पाई है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है शायद अब हरियाणा की आपकी तैयारी शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आवेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आवेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और हरियाणा सर्वे की हम बात कर रहे थे, लगातार आप ही का इंतजार था आवेश जी। और अब हम सीधे हरियाणा, चूंकि 90 सीटें हैं हरियाणा में और पीपल्स पल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके जरिए ये सर्वे किया गया है पिछले 1 महीने में। आवेश जी उसका हिस्सा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ साथ इस मसले को भी बहुत नज़दीक से इन्होंने अपने सामने देखा है। तो इनसे बेहतर और कौन बता सकता है कि क्या कुछ चल रहा है हरियाणा में। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, लेकिन सुनील शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सुनील जी। आवेश जी स्मृति ईरानी जी के शिकार रहे हैं। जी। ये वही आवेश तिवारी है जिनके खिलाफ मुकदमा किया था स्मृति ईरानी जी ने। जी 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 जी। और बहुत सक्रिय पत्रकार, एकदम खाटी पत्रकार हैं ये, और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए यह जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि ये वही आवेश तिवारी हैं जिसको तत्काल उस समय की पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कराया था, एक इनके ट्वीट के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आवेश तिवारी जी हुनरमंद हैं कह सकते हैं आप, और ऐसे जमीन से जुड़े हुए पत्रकार जो हर मसले पे लिखते हैं, बोलते हैं, और जब आप हर मसले पे लिखेंगे, बोलेंगे और सच, दूध का दूध और पानी का पानी, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखेंगे तो आपके ऊपर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। और आवेश जी ऐसी चीज़ों से घबराते नहीं हैं। पिछले 1 महीने से लगातार इनके साथ टच में रहा मैं, और लगातार ये अलग अलग जगहों पे, और हरियाणा में पूरी टीम वहाँ काम कर रही थी। अब वो रिजल्ट सामने है आज की तारीख में। अगर वहाँ चुनाव होता है तो उस चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन एक पहले छोटा सा, और हम चलेंगे सबसे पहले आवेश जी कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये हम दिखाएंगे। लेकिन एक आपका ओपनिंग कमेंट इस पूरे सर्वे पर, क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ अभी फील कर रहे हैं? चुनाव अगर आज की तारीख में हो तो वहां के लोग क्या कह रहे हैं, वर्तमान सरकार पर क्या लोगों के विचार हैं, जरा अपनी बात रखिए। देखिए, मैं तो सोचता था कि पहले सभी को नमस्कार, मेरा जो भी साथी यहाँ पे है, जो बड़े मेरे अंग्रेज है यहाँ पे, सभी को प्रणाम। दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हरियाणा की जमीन को मैं सोचता था कि राजनीतिक दूर से देखता था, लेकिन पहली बार बहुत नजदीक से देखा। पिछले 1.5 महीने से लगातार देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी हरियाणा की जमीन भी उतने ही राजनीतिक तौर पर उर्वर है, एकदम साफ दिखाई देती है इसकी उर्वरकता।